एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं एएलपी का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हो चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। दोस्तों ये पेपर सबको लग रहा है कि बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर सबके लिए है और ये CBT 1 जो स्टूडेंट क्लियर किए हैं वही CBT 2 देंगे। तो इस तरीके से आप परेशान ना होइए, समय कम है, 18-20 दिन है, वो सबके लिए है, इसलिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए और एक एक नंबर इकट्ठा कर क्वालिफाइंग मार्क अपना CBT 2 टेक थ्योरी में लीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाए। क्लियर? इसी को देखते हुए ये पेपर मॉडिफाई बनाया जा रहा है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसी फेज में यदि 10 एम्पियर करंट और 400 वोल्टेज है और पावर फैक्टर 0.8 है तो पावर कितनी होगी? एक फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई। क्लियर? अब V का मान है 400, I का मान है 10 एम्पियर, कॉस फाई का मान है 10.8। तो 4 अट्ठे 32, यानी कि 3.2 गुणे 1000 वाट लिख सकते हैं ना। इसको हम लिख सकते हैं 3.2 किलोवाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। डायोड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? डायोड का इंग्लिश होता है रेक्टिफायर। एम्पलीफायर के रूप में, करंट स्टोरेज के रूप में, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, करंट बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। किसी ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? लोहे की कोर को ठंडा किया जाता है, कोर को पतली परतों यानी कि लेमिनेशन में बांटा जाता है, वाइंडिंग को छोटा किया जाता है, वोल्टेज बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कोर को पतली परतों में बांटा जाता है, यानी कि कोर को लेमिनेट किया जाता है, क्योंकि फार्मूला होता है एडी करंट लॉस का WE बराबर एटा BM स्क्वायर F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। आपको इसी T को देखना है। T है लेमिनेशन की मोटाई, T क्या है? मोटाई। अब हम यहां से देख पा रहे हैं कि T का मान जितना कम करेंगे, जितना पतला करेंगे, उतना एडी करंट लॉस कम होगा। क्लियर? तो ये फार्मूले से ये क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो सकता है। कहीं कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले एडी करंट लॉस का फार्मूला क्या होता है, तो इस तरीके से। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसी ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस पर निर्भर करता है? लोड करंट पर, वोल्टेज पर, फ्रीक्वेंसी पर, तापमान पर। तो जो फार्मूला होता है कॉपर लॉस का वो होता है WC बराबर I स्क्वायर R। तो कॉपर लॉस हमेशा लोड करंट पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। लोड जितना कम ज्यादा होगा, कॉपर लॉस उतना कम ज्यादा होगा। इसके लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कॉपर लॉस का पता करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। हॉल इफेक्ट किससे संबंधित है? हॉल इफेक्ट किससे संबंधित है? थर्मल कन्वर्जन से, सेमीकंडक्टर में करंट के प्रवाह से, मैग्नेटिक इंडक्शन से, ऑप्टिकल फाइबर से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सेमीकंडक्टर में करंट के प्रवाह से। क्लियर? वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसी DC जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन से बचने के लिए क्या किया जाता है? इंटरपोल्स का उपयोग, अधिक वोल्टेज अप्लाई करना, आयरन कोर को बड़ा बनाना,
स्टेटर वाइंडिंग को मोटा करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इंटरपोल के उपयोग से आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है या बचाया जा सकता है। क्लियर। और इंटरपोल जो वाइंडिंग होती है ये मोटे तार के कम करंट की होती है, मोटे तार के कम करंट की होती है जो आर्मेचर के सीरीज में जोड़ी जाती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। HVDC ट्रांसमिशन में मुख्य नुकसान क्या होता है? HVDC ट्रांसमिशन में मुख्य नुकसान क्या होता है? उच्च ट्रांसमिशन लॉस, उच्च इंसुलेशन लागत, कन्वर्टर और इन्वर्टर की लागत, अधिक तापीय नुकसान। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कन्वर्टर और इन्वर्टर की लागत ये सबसे बड़ा नुकसान है HVDC का। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। विद्युत प्रणाली में ओवर वोल्टेज से बचाव के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ओवर वोल्टेज की बात कर रहे हैं। सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, लाइटनिंग अरेस्टर, ट्रांसफार्मर। तो ओवर वोल्टेज बचाने के लिए हम एलए का यूज करते हैं, यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर। क्लियर। ओवर वोल्टेज जिसको बोलते हैं सर्ज वोल्टेज। क्या बोलते हैं? सर्ज वोल्टेज, अचानक वोल्टेज बढ़ जाए। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का कार्य क्या होता है? आर्मेचर करंट को नियंत्रित करना, इनपुट वोल्टेज को कम करना, पावर फैक्टर सुधारना, तापीय नुकसान को कम करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्मेचर करंट को नियंत्रित करना, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो होता है ईबी बराबर, ध्यान दीजिएगा, V माइनस IA/RA। ये फार्मूला है। यहां से आपको IA निकालेंगे तो मिल जाएगा V माइनस EB/RA। क्लियर। तो यहाँ पे जो EV का मुख्य भूमिका है, बैक ईएमएफ का मुख्य भूमिका है आर्मेचर करंट को नियंत्रित करना है, क्योंकि जब ये इसका मान ज्यादा होगा तो इसका मान ऑटोमेटिक कम होगा। क्लियर। तो ईवी आर्मेचर करंट को नियंत्रित करता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न रेशियो कैसा होता है? स्टेप अप की बात कर रहा है, मतलब उच्च वोल्टेज, प्राइमरी से अधिक, प्राइमरी से कम, प्राइमरी के बराबर, निर्भर करता है वोल्टेज पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राइमरी से अधिक। क्लियर। अब हम यहाँ कॉन्सेप्ट जो देखते हैं, ये होता है के बराबर N2/N1, N2/N1, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो के का मान अगर 1 से बड़ा है तो ये होगा स्टेप अप। क्या होगा? स्टेप अप। और के का मान 1 से छोटा है तो ये होगा स्टेप डाउन। क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और एक एक नंबर इकट्ठा करिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। इलेक्ट्रिकल मशीनों में हानि को कम करने के लिए किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम वायरिंग, सुपर कंडक्टिव वायरिंग, स्टैंडर्ड वायरिंग, मल्टीलेयर वायरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सुपर कंडक्टिव वायरिंग। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। इंडक्शन मोटर का रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, शून्य, स्लिप गुणा सप्लाई फ्रीक्वेंसी अनंत। तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है होता है FR बराबर स्लिप गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का उपयोग किया जाता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, तेल सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, SF6 सर्किट ब्रेकर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। इंडक्शन मोटर में मुख्य रूप से कौन सा स्टार्टिंग विधि उपयोग की जाती है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर,
ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, उपयोग सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या दर्शाता है? स्टेटर और रोटर की स्पीड का अंतर, रोटर का करंट, पावर फैक्टर, फ्लक्स का उतार चढ़ाव। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टेटर और रोटर की स्पीड का अंतर, क्योंकि जो स्लिप होता है वो होता है NS माइनस NR। एस बराबर NS माइनस NR। NR है रोटर स्पीड, NS है सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। यदि एक ट्रांसफार्मर में ह्यूमिडिटी अधिक हो तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ जाएगी, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाएगा, इंसुलेशन कमजोर हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह इंसुलेशन कमजोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, नमी आने से इंसुलेशन खराब हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डिस्क इंसुलेटर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। यदि किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग का टर्न अनुपात 1:1 है तो यह क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। और इस ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रोटेक्शन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? प्रोटेक्शन में किया जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। ट्रांसफार्मर में कोर लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? हाई करंट पास किया जाता है, सिलिकॉन स्टील कोर का उपयोग किया जाता है, कोर को एयर कूलिंग दी जाती है, ऑयल कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सिलिकॉन स्टील कोर का उपयोग किया जाता है कोर लॉस को बचाने के लिए। कोर लॉस यानी कि आयरन लॉस। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। डीसी मोटर की गति किस विधि से नियंत्रित की जाती है? फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, उपरोक्त सभी। या तीनों विधियों द्वारा डीसी मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया किसे प्रभावित करती है? करंट को, वोल्टेज को, फ्लक्स को, पावर फैक्टर को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लक्स को। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ क्या है? अधिक दक्षता, उच्च स्टार्टिंग टार्क, कम लागत, छोटे आकार में अधिक पावर। तो उच्च स्टार्टिंग टार्क सही है, ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्टार्टिंग टार्क। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48। मोटर में रोटर करंट अधिक कब होगा? जब मोटर स्टार्ट हो रही हो, जब मोटर फुल लोड पर चल रही हो, जब मोटर नो लोड पर हो, जब मोटर ओवरलोड में हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जब मोटर स्टार्ट हो रही हो तो उस समय रोटर का करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। किसी इंडक्शन मोटर का लोड बढ़ता है तो स्लिप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोड बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि लोड बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा। क्या? स्पीड कम होगा। स्पीड कम होगा तो स्लिप बढ़ेगा, क्योंकि स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। यदि इंडक्शन मोटर में रोटर का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो स्टार्टिंग टार्क पर क्या असर पड़ेगा? स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग टार्क घट जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी, मोटर ओवरहीट हो जाएगी। तो प्रतिरोध बढ़ाने से टार्क बढ़ता है, स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाएगा, क्योंकि जो टी समानुपाती होता है वो RR होता है। क्लियर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे और एक एक नंबर इकट्ठा कर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।